नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं अपने फॉर्मूले पे। नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मैंने लिखा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को मैं कैसे लिख सकता हूं? अगर मान लो तुम्हें वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइडेड बाय 1000। तो जब आप इन सभी चीजों के लिए वेरिएबल यूज करोगे तो गिवन वेट किसका था? सॉल्यूट का। सॉल्यूट को हमने बी कंपोनेंट माना है तो ये हो गया गिवन वेट WB। मॉलिक्यूलर वेट किसका है? सॉल्यूट का, तो ये हो गया MB। ये 1000 मल्टीप्लाई करोगे ऊपर जाएगा तो 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी जो न्यूमरेटर में था वो। अब देखो बच्चों, इस फॉर्मूले के अंदर आपको एक रिलेशन दिखेगी। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का। हम बात कर रहे थे नॉर्मेलिटी, तो एक रिलेशन निकल के आ जाती है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको, आगे बहुत काम आने वाली है तुम्हारे ये। तो ये हो गया हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला और नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन जो है अब इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों ये बताओ मिलियन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मिलियन? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो अब देखो इसकी डेफिनेशन, पार्ट्स पर मिलियन इज डिफाइंड एज पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास which is present in 1 million parts by mass of solution। अगर तुम्हारे पास 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो इसके अंदर कितना ग्राम कोई भी कंपोनेंट जैसे कि सॉल्यूट, कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा इस 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में। जब ये तुम यहां पर लिखते हो तो वो बन जाता है पार्ट्स पर मिलियन। तो 10 की पावर 6 पार्ट्स बाय मास ऑफ एनी सॉल्यूशन, इसमें कितना पार्ट बाय मास या कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। जब हम इस तरीके से किसी सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं तो इसका मतलब हम पार्ट्स पर मिलियन की बात कर रहे हैं। एक और चीज, ये यूनिट तब यूज की जाती है जब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात हो। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस concentration of very dilute solution। एग्जाम्पल, वाटर पॉल्यूशन जो होता है उसको इसी यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। तो वाटर पॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं? हम ppm यूनिट का यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा वाटर बॉडीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, सी, इनके अंदर पानी जो है वो 1 लीटर या आधा लीटर नहीं होता, इनके अंदर पानी जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। तो इस वजह से हम बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन को स्टडी कर रहे होते हैं जब हम वाटर पॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं तब, तो वहां पर यूज किया जाता है इस यूनिट का। ये हो गए हमारे मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, उनकी यूनिट्स के बारे में और इनके फॉर्मूला। एक यूनिट रह गई थी बच्चों, ये भी नोट कर लेना। दिस इज आवर 9th मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ की डेफिनेशन होती है इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको बोला जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो इसकी यूनिट रहती है ग्राम पर लीटर और इसका फॉर्मूला हो जाता है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। और अगर इसका भी मैं जनरल फॉर्मूला बनाऊं मोलैरिटी और मोलैलिटी की तरह ही, तो इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा इस तरीके से, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू WB अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये हो गया स्ट्रेंथ का फॉर्मूला और इसकी यूनिट रहने वाली है ग्राम पर लीटर। तो ये हो गए हमारे पास मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। अब कुछ छोटे छोटे कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये पॉइंट आप याद रखना क्योंकि कई बार जो है वो तुम्हें इनसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इन पॉइंट से क्वेश्चंस। दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जो हमने मोल फ्रैक्शन की बात की, मोल फ्रैक्शन को आपने एक्सप्रेस किया काई ए और इसका फॉर्मूला लिखा Na/Na प्लस Nb। तो बच्चों ये डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इट इज अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन की कोई डायमेंशन नहीं होती। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब कंसंट्रेशन की एक्सप्रेशन की बात आती है, व्हेन इट इज टाइम टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो प्रिफर किया जाता है इन दो मेथड्स को। These two methods are preferred to express concentration of any solution। और इनको प्रेफर नहीं किया जाता, नॉट प्रेफर्ड। किसको नहीं किया जाता? जिसमें वॉल्यूम का टर्म आया था, जैसे कि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इनको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेफर नहीं किया जाता। अब सवाल आता है ये कई बार 11th क्लास में भी आता है ये और 12th क्लास में भी पूछा जाता है कि हम मोलैरिटी को प्रेफर करते हैं मोलैरिटी की बजाय सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। रीजन बताइए क्यों? तो अब देखो बच्चों, इसका रीजन जो है वो इसके फॉर्मूले में छुपा हुआ है। आप एक तरफ मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए। मोलैरिटी को हमने रिप्रेजेंट किया था स्मॉल m से और इसका फॉर्मूला था WB/MB into 1000/WA in ग्राम्स। ये फॉर्मूला था। और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला था WB/MB into 1000/वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यहां पर आपके पास तीन वेरिएबल्स आए और तीनों वेरिएबल्स क्या हैं? मास से रिलेटेड। और मास जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। लेकिन यहां पर जब आप देखते हो मोलैरिटी के अंदर, तो यहां पर क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और आपने ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन कई बार छोटी क्लासेस में भी सुना होगा, सर्दियों में पानी के पाइप जो है वो फट जाते हैं। क्यों फट जाते हैं? क्योंकि पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है। पानी फ्रीज होगा तो क्या होगा? जब पानी फ्रीज होगा तो पानी की वॉल्यूम बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ एनी सॉल्यूशन इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो इसका कंसंट्रेशन पे इफेक्ट कैसे पड़ा? मान लो तुम एक सॉल्यूशन जो है वो यहां पर इंडिया के अंदर प्रिपेयर करते हो। इंडिया के अंदर टेम्परेचर जो है वो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और यही सॉल्यूशन, तो तुमने क्या किया? तुमने ये सॉल्यूशन ली जिसमें 100 ग्राम पानी लिया और तुमने यहां पर इसके अंदर 34.2 ग्राम शुगर डाली और सॉल्यूशन बनाई। टेम्परेचर था उस दिन इतना। अब यही एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं किसी ऐसे दिन जिस दिन टेम्परेचर जो है वो कम है, ठंडा है उस दिन। तो इस वजह से टेम्परेचर हमने मान लिया कि उस दिन है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, सर्दियों का मौसम है, ठीक है। यही सेम एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और इतना ही अमाउंट हमने लिया है। अब हम ये देखेंगे कि इस दिन मोलैरिटी की वैल्यू, आपको कोई भी वैल्यू मिलती है तो इस कंडीशन पे मोलैरिटी जो है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। मोलैरिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो गया हमारा, जिस टेम्परेचर पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इससे क्या मतलब निकल के आया? मोलैरिटी फिक्स नहीं रहती, मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, लेकिन मोलैरिटी इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आता। तो आप कोई एक्सपेरिमेंट गर्मियों में करते हो, उस दिन आपको जो रीडिंग मिलेगी वही एक्सपेरिमेंट आप सर्दियों में करोगे तो रीडिंग मिलेगी। तो इसलिए जब भी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की बात आती है
दो मेथड्स को प्रेफर किया जाता है, एक होता है मोलैलिटी, दूसरा होता है मोल फ्रैक्शन, क्योंकि इन दोनों ही मेथड्स में वॉल्यूम का कहीं पर भी यूज नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लेना इसको। यहाँ पर सारे मास के टर्म्स है, वहां वॉल्यूम का टर्म था। वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो इस वजह से मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन को यूज किया जाता है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। हम इसका मोलैलिटी का यूज नहीं करते, नॉर्मैलिटी का यूज नहीं करते। ये तो थी बात डेफिनेशन की। अब देखो बच्चों, मैं आपको एक प्रॉब्लम से इन सभी डेफिनेशंस को समझा देता हूं। हमें एक प्रॉब्लम दी गई, प्रॉब्लम थी कि वी प्रिपेयर्ड अ सॉल्यूशन by dissolving 34.2 gram sugar in water and prepared 100 ml solution. Density given है solution की, density of solution is 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको यह बताना है सबसे पहले इस सॉल्यूशन की मास परसेंटेज क्या है, दूसरी बात मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज कितनी है, तीसरी बात स्ट्रेंथ कितनी है, चौथी बात मोलैलिटी कितनी है, पांचवी बात मोलैलिटी कितनी है, छठी बात मोल फ्रैक्शन कितना है। तो आप एक प्रॉब्लम में अलग अलग यूनिट्स के आंसर दे सकते हो। कैसे देंगे आंसर? देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? मास परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आपको जनरल सी प्रॉब्लम दे रखी है, आपने जो है वो पानी लिया एक बीकर के अंदर, इस पानी के अंदर आपने 34.2 ग्राम शुगर डाली, डिसॉल्व कर ली। अब आपसे पूछा है मास परसेंटेज बताइए, कैसे निकालेंगे? तो डेफिनेशन आप खोल लीजिए, मास परसेंटेज की डेफिनेशन आपने क्या लिखी है? मास परसेंटेज की डेफिनेशन में आपने ये लिखा है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो देखिए, हमें प्रॉब्लम में दे रखा है, मैं पहले इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं आंसर। 100 ml सॉल्यूशन है और इसकी डेंसिटी हमें दे रखी है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 1.2 ग्राम पर ml। तो सेम बात होगी। अब देखो, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम है 100, डेंसिटी है 1.2, तो मास कितना आ गया? 120 ग्राम। ये क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, मुझे क्या निकाली? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हमने क्या लिखा था? W अपॉन W परसेंटेज। तो इसमें फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है आपको? 34.2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना होगा? किसी बच्चे को अगर ये फॉर्मूला समझने में दिक्कत होती है तो वो ऐसे भी लिख के कर सकता है कि भाई 120 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना था? 120 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट है 34.2। 1 ग्राम में कितना होगा? 34.2 डिवाइडेड बाय 120। और 100 ग्राम में कितना होगा? तो 34.2 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। तो सेम बात आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, मास परसेंटेज आ गया हमारे पास। समझ में आया? एक क्वेश्चन दिया है, जनरल सी प्रॉब्लम है और तुमसे पूछा गया मास परसेंटेज, तो इस तरीके से आप मास परसेंटेज निकालोगे। अब बात करते हैं दूसरी यूनिट की, कि यही सवाल है और अगर हमसे मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज पूछे तो हम कैसे निकालेंगे? तो अब देखो इसकी डेफिनेशन, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन क्या लिखी है आप लोगों ने? मास अपॉन वॉल्यूम को हमने लिखा है W अपॉन V परसेंटेज, और इसका हमने फॉर्मूला लिखा मास ऑफ सॉल्यूट
that is 34.2 divided by volume of solution. Volume of solution must be in ml and multiplied by 100. 100 से 100 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 34.2। तो ये होगी हमारे पास W/V परसेंटेज। क्लियर हो गया ये भी। सेकंड यूनिट के केस में भी हमने निकाल लिया। अब देखो बच्चों निकालते हैं तीसरी मेथड, स्ट्रेंथ हमसे पूछी जाए अगर इसी सॉल्यूशन की तो हम कैसे निकालेंगे। अभी आपको मैंने फॉर्मूला लिख के बताया था, स्ट्रेंथ का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम दैट इज 34.2 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें नीचे ml में लेना है और इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है 1000 कहां से आया, वो इसको इस तरीके से लिख लिया करो 100/1000, ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो 100 क्या था, 100 ml सॉल्यूशन दे रखी थी, 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया लीटर। तो इस 1000 को मैंने यहां से यहां लिखा हुआ है सिर्फ। इसको सॉल्व करोगे आंसर क्या आ जाएगा 342 ग्राम पर लीटर। ये आ गया हमारा तीसरे मेथड के केस में आंसर। अब देखो इसी प्रॉब्लम से हम मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे वो भी देख लो यहां पर। मोलैरिटी का फॉर्मूला था WB/MB into 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अभी आपको मैंने बताया हमने 34.2 ग्राम शुगर डिसॉल्व की है। बच्चों शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, शुगर इज C12H22O11। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इससे आप निकाल लोगे इसका मॉलिक्यूलर मास। जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 342 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास तो सबको निकालना आता होगा। तो अब देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ये है गिवन वेट, गिवन वेट हमें दे रखा है 34.2। मॉलिक्यूलर वेट हमने कैलकुलेट किया 342 into 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो वॉल्यूम कितनी दे रखी सॉल्यूशन की आपको 100। इसको आप सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा 1 मोलर। तो ये आ गया मोलैरिटी के केस में। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं मोलैरिटी। कैसे निकालेंगे देखते हैं हम। मोलैरिटी के केस में ये चेंज हो जाता है बस। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो ये 1000 जब नीचे डिवाइड करोगे तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देखो इसको हम क्या लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट को WA। WB हमें दे रखा है 34.2। मास हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये WA कैसे निकाला जाए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए हमें। तो देखो हम इसके लिए यूज करते हैं डेंसिटी का। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कितना मास है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 into 1.2। तो कितना आ जाएगा ये 120 ग्राम। 120 ग्राम सॉल्यूशन थी, इसमें आपने शुगर कितनी डाली है 34.2। तो शुगर है यहां पर 34.2। तो इसमें सॉल्वेंट कितना हो गया, सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ शुगर। तो ये आ जाएगा 120 माइनस 34.2। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या आया हमारे पास आंसर। तो 120 माइनस 34 तो ये आ जाएगा 95.8 ग्राम। सॉरी 85.8 ग्राम हमारे पास आ गया सॉल्वेंट का मास।
इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, इसको फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, स्मॉल m इज इक्वल टू 34.2 डिवाइडेड बाय 342 इंटू 1000 अपॉन 85.8। इसको सॉल्व कर लो, मोलैरिटी जो है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने निकाल ली मोलैरिटी। अब देखो बच्चों, हमें निकालनी है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें दोनों कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हमने बोला कि इसको हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए कंपोनेंट का निकाल लेते हैं, फिर उससे बी कंपोनेंट को ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे पहले तो एन ए और एन बी इन दो की वैल्यू पता होनी चाहिए। एन ए का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और एन बी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब देखो बच्चों, डब्ल्यू ए कितना दे रखा है हमें, अभी आपने कैलकुलेट किया, सॉल्वेंट कितना आया था आपके पास, 85.8, और सॉल्यूशन किसमें बनाई गई है, वाटर में। मतलब सॉल्वेंट आपका क्या हो गया, वाटर, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18। इसको डिवाइड कर लो, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा। इसी तरीके से WB अपॉन MB, इसके अंदर आपको वेट दे रखा है 34.2, इसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे 342 से, क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ये जो दो वैल्यूज आ रही है, इसको इस फॉर्मूले में पुट कर लो, आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा सॉल्वेंट का, क्योंकि ए कंपोनेंट हमने क्या लिया है, सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। और अगर तुम्हें XB निकालना है तो यहां पर जो भी वैल्यू आती है, मान लो X वैल्यू आ जाती है, तो इस वैल्यू को 1 में से माइनस कर दो तो XB आ जाएगा, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। तो इस तरीके से आप एक ही प्रॉब्लम से अलग अलग मेथड्स के अंदर सॉल्यूशन निकलवा सकते हो। तो बच्चों, ये एक जनरल सी प्रॉब्लम थी जो हम डेली लाइफ में भी करते हैं। कई बार घर के अंदर जो है वो हमने थोड़ा सा पानी लिया, उसके अंदर चीनी डाल दी, तो आपने जो सॉल्यूशन बनाई है उसको आप इन 6 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखो, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं तुम्हारे साथ। ये क्वेश्चन तुम्हारा अभी जो नीट वाला एग्जाम हुआ था, इसके अंदर आया था। क्वेश्चन दिया गया था 21% HNO3 है W/W। ये बताओ इसकी मोलैलिटी क्या होगी। क्वेश्चन था 21% HNO3 का सॉल्यूशन है और ये W/W परसेंटेज है। आपको ये बताना है स्मॉल m, दैट इज मोलैलिटी कितनी आएगी। तो शायद ये क्वेश्चन जो है वो 12th वालों के पेपर के अंदर था, जो IIT वाला एग्जाम हुआ था उसका। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको जब ये कह दिया गया 21% W/W, इसका ये मतलब हुआ 100 ग्राम सॉल्यूशन में 21 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है। ये मतलब हो गया इस वैल्यू का। तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि हमने एक सॉल्यूशन बनाई है जिसके अंदर हमने HNO3 के अंदर HNO3 और एक दूसरा कंपोनेंट, तो ज्यादातर हम वाटर के साथ, मान लिया हमने कि वाटर के साथ मिक्स किया था HNO3 को, तो एक कंपोनेंट हो गया HNO3 और दूसरा कंपोनेंट हो गया वाटर। इन दोनों को मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन बना दी और इस सॉल्यूशन का वजन कितना है 100 ग्राम। इसमें तुम्हें HNO3 का वजन दे रखा है 21 ग्राम। तो बताओ वाटर कितना हो गया इसमें, 100 माइनस 21 कितना आ जाएगा 79। तो 79 ग्राम वाटर जो था इसको मिक्स किया गया था। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, मोलैलिटी बताओ। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज WA। वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है जो कम अमाउंट में है, कौन है HNO3 21, डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास, कितना आएगा इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा हमारे पास
63, तो 21 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 1000 अपॉन 79। इसको बच्चों सॉल्व कर लो, तो 1000 डिवाइडेड बाय 237, इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 4.219। इसको हम लिख सकते हैं 4.22। तो ये ऑप्शन दे रखा था तुम्हें पेपर के अंदर, ये हो जाता करेक्ट आंसर। तो ये कंसेप्ट आपका 9th क्लास में भी आया था, W अपॉन W परसेंटेज, 11th में भी आया था, 12th में भी आ गया। 21% W अपॉन W दे रखा, तुमसे मोलैरिटी पूछ रहा है, तो इस तरीके से निकाली जाएगी। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो था वो आया तुम्हारा IIT के एग्जाम के अंदर ही, जिसमें तुम्हें वेट दे रखा है कंपोनेंट का और वॉल्यूम दे रखी है, और तुमसे पूछी जा रही है मोलैरिटी। देखो क्वेश्चन को, 11th क्लास का जो अभी IIT का एग्जाम हुआ इस मंडे को, उसमें ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिया गया 14.2 ग्राम Na2SO4 is dissolved to make 800 ml solution। 800 ml सॉल्यूशन बनाई, जिसमें 14.2 ग्राम Na2SO4 को डिसॉल्व किया। हमें ये बताना है मोलैरिटी क्या होगी। तो बच्चों अभी आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला बताया मैंने। मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन वेट of solute upon molecular weight of solute into 1000 upon volume of solution in ml। weight of solute कितना दे रखा है 14.2। Na2SO4 का molecular weight निकालोगे तो 46, 32, 142 आएगा, into 1000, वॉल्यूम दे रखी है 800, ये आया 1 डिवाइडेड बाय 8। 1 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.125। तो ये आ गई मोलैरिटी। मोलैरिटी इज 0.125। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का। तो इस तरीके से आपको जो है वो कई प्रॉब्लम्स मिल जाएगी। मैं आपको अभी कुछ असाइनमेंट दूंगा जिसमें आपको